हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेडिकल गाइड चैनल पर। आज मैंने वीडियो बनाया है डेंगू बुखार के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, बरसात के दिनों में अक्सर मच्छर ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। इन्हीं दिनों ये बीमारी अक्सर देखने में आती है। ये क्यों होता है और किस प्रकार से ये फैलता है, हमला करता है, क्या इसका इलाज है या नहीं है, और किस तरह के मच्छर से ये होता है। तो डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, ब्रेकबोन फीवर, साप्ताहिक ज्वर, डिस्को फीवर आदि नामों से यह जाना जाता है। इसका कारण एक मादा एडीज इजिप्टी नाम का मच्छर होता है। एडीज इजिप्टी नाम होने से ये नहीं है कि ये इजिप्ट का रहने वाला होता है मच्छर। इसका नाम मादा एडीज इजिप्टी मच्छर है, लेकिन ये अफ्रीकन मच्छर है। और जून से नवंबर तक इसका जो समय होता है आमतौर पर डेंगू का, और एक विशेष धारी वाला मच्छर होता है जो दिन में अक्सर काटता है, लेकिन रात को भी काट लेता है। कोई ये तय नहीं है कि रात को नहीं काटेगा, लेकिन मोस्टली इसके केसेस दिन में देखे जाते हैं कि दिन में एक्टिव रहता है ये। इसके शुरुआती लक्षण है, इसमें तेज बुखार आता है, 102 से लेकर 104 फ़ारेनहाइट तक बुखार बना रहता है 3 से 7 दिन तक। सर दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, शिवरिंग होती है, मसल पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, स्किन रैश, पेटिशिया, एक्चिमाइसिस, परप्यूरा, थकान जैसे कुछ भारी भरकम नाम है, ये भी हो जाते हैं। इससे ये बीमारियां भी हो जाती हैं, लक्षण हो जाते हैं। और 24 से 48 घंटे में चेहरे पर सूजन आ जाती है। गंभीर लक्षण इसके शुरू हो जाते हैं अगर बीमारी यहाँ से रिवर्स नहीं होती है इलाज के बावजूद, और या इम्यूनिटी आदमी की कमज़ोर पड़ जाए तो गंभीर लक्षण शुरू हो सकते हैं। इसमें वार्निंग साइंस है, नाक से खून आ जाता है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स पर हमला करता है। प्लेटलेट्स का काम होता है खून को जमाना, खून का थक्का जमाना। जब ये प्लेटलेट्स पर इसके वायरस हमला कर देते हैं तो नाक से खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, मल मूत्र के साथ खून आता है, प्लेटलेट्स घट जाती हैं, कम हो जाती हैं, और पल्स का जो प्रेशर है नाड़ी का वो कम हो जाता है, तंग हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, हीमोग्लोबिन ऊपर चला जाता है, इसमें उल्टी आती है, लीवर के साइज में बढ़ोतरी हो जाती है, यहाँ तक कि पीलिया, हेपेटाइटिस, मायोकार्डिस, पेनक्रियाइटिस और एंसेफेलाइटिस तक हो जाते हैं। यानी ये लाइफ रिस्क कंडीशन होती है। ये कैसे हमला करता है? इसका जो वायरस है उसे टोगा वायरस कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस आजकल बहुत मशहूर है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो इसके वायरस को टोगा वायरस कहते हैं। और जब ये टोगा वायरस ब्लड में मिलता है जाकर मच्छर के काटने पर, तो ये प्लेटलेट्स पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स काउंट जो है कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है खून को बहने से रोकना, थक्का जमाना। जांच, डायग्नोसिस, इसमें एंटीबॉडी टेस्ट होता है, IgM टेस्ट होता है, किट के जरिए किया जाता है। और NS1 एक टेस्ट होता है, ब्लड की जांच होती है, CBC। इसमें प्लेटलेट्स एंड PBC देखे जाते हैं। जो है प्लेटलेट्स कम तो नहीं होगी, और PBC का जो बढ़ना है वो डेंगू की मौजूदगी माना जाता है। ट्रीटमेंट इसका मेडिकल साइंस में वैसे अभी तक कोई ट्रीटमेंट खास है नहीं, क्योंकि एक वायरस के जरिए होता है। ये वायरस एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं करते। अब ये एंटीबॉडीज हमारे अंदर जब बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है, तो उसी से ये हारता है। लेकिन ज़्यादा हमला होने पर, जैसे प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाती हैं, तो इससे तो खतरा बढ़ जाता है, पेशेंट रिस्क की कंडीशन में चला जाता है। और डॉक्टर्स अपनी पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, अपनी जो है ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और लाक्षणिक चिकित्सा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स देते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह देते हैं। और गला वगैरह ख़राब हो गया तो अमोक्सिसिलिन प्लस क्लावुलानिक एसिड का कॉम्बिनेशन आता है, वो भी देते हैं। और कफ सिरप है तो कफ सिरप भी देते हैं। और
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाते हैं इसमें, उससे ब्लीडिंग वगैरह नहीं रुकने के चांस हो जाते हैं कि ब्लीडिंग ना रुके इंजेक्शन से, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन IM इंजेक्शन इसमें नहीं देते हैं। एस्पिरिन टैबलेट बिल्कुल नहीं देते हैं, ब्रूफेन नहीं देते हैं, ये नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, इनसे ब्लीडिंग का खतरा रहता है और ये प्लेटलेट्स भी कम करती हैं। सिर्फ पैरासीटामोल देते हैं और निमेसुलाइड कुछ डॉक्टर देते हैं, कुछ नहीं देते, ना दें तो अच्छा है, खाली पैरासीटामोल ही देते हैं। विटामिन C दें, मल्टीविटामिन दें, गिलोय टैबलेट वगैरह ले सकते हैं, गिलोय का रस पी सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा के हिसाब से ये माना जाता है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और कैरिप्रिल टैबलेट भी आती है माइक्रो कंपनी की, पपीता वगैरह से एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं और ये कहा जाता है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। हालांकि आधुनिक चिकित्सा ने अभी इसको सिद्ध नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोग अपना देते हैं इसे। और बाकी डॉक्टर्स अपने ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, 50,000 से नीचे आ जाती हैं, 10-10, 20-20 हज़ार भी होते हुए देखी जाती हैं, तो प्लेटलेट्स अलग से चढ़ाए जाते हैं, ब्लड से इनको सेपरेट किया जाता है और लैब से लाकर, लेबोरेटरी से, ब्लड बैंक से लाकर जो है इनको चढ़ाया जाता है। एक मरीज को 10 से 12 बार तक भी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद में अगर कोई पेशेंट ऐसा हो सकता है जिसकी जान बचाना मुश्किल हो जाए, वरना मैक्सिमम पेशेंट जो है ये प्रयास करने पर रिकवर हो जाते हैं। पानी ज़्यादा पिए, नारियल पानी वगैरह पिए, ताज़े फलों का जूस वगैरह, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें लें। तो 10-11 दिन के अंदर कुदरत की तरफ से जो है तोहफा मिलता है, एंटीबॉडीज हमारे डेवलप हो जाते हैं और इसके खिलाफ वो लड़ते हैं। इसके खिलाफ हमारे अंदर लड़ने की क्षमता कुदरती पैदा हो जाती है, तो इसके वायरस हार जाते हैं। और बहुत कुछ बदनसीब पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जो ना बच पाएँ किसी वजह से। वो DSS एक डेंगू शॉक सिंड्रोम एक अवस्था होती है, वहाँ तक अगर पहुँच गए तो उनका रिकवर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा लो हो जाता है, अंदर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, जो है ड्रॉप्सी वगैरह, पानी वगैरह भर जाता है शरीर के अंगों में, अंदर फेफड़े वगैरह में पानी भर जाता है और शॉक्स आते हैं मरीज़ को, वो कोमा में चला जाता है। नींद बेहोशी में, कोमा में जाने के बाद उसकी पहले बेहोश होता है, दम निकल जाता है, जो भी है उसका अंदर का पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाता है। शरीर के अंग जो है एक एक करके अंदर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। लेकिन घबराए नहीं, ऐसा बहुत बहुत कम लोगों के साथ होता है जो प्रॉपर मेडिकेशन जिनको ना मिल पाए, ब्लड की जांच कराएं, वक्त रहते समय से दवा लें। और डेंगू का इलाज छोटे डॉक्टर्स के पास नहीं होता है, छोटे क्लिनिक्स में नहीं होता है। अगर ज़रा सा भी शक हो, पेशेंट 2-3 दिन के अंदर उसको आराम न लगे, जो है पैरासीटामोल वगैरह से या कॉमन इलाज से, छोटे इलाज से, तो फ़ौरन किसी बड़ी जगह जाएं, अस्पताल जाएं, बड़े डॉक्टर से मिलें, ताकि आपकी प्रॉपर जांच हो सके। और अगर इस तरह की कोई डायग्नोसिस, ब्लड किसी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, तो प्रॉपर बड़े डॉक्टर्स, बड़े क्लिनिक्स में इलाज कराएं, पर पेशेंट की जान बच सकती है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये था वीडियो डेंगू बुखार के ऊपर, इसमें सारी बेसिक जानकारी मैंने दी है और गंभीर लक्षण और क्या है और शुरुआती लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट वगैरह और प्रिकॉशंस और जो कंडीशंस पेशेंट की, सब मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेडिकल गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।